आज वेक्टर का थ्योरी का सेकंड क्लास है। 10 तारीख से शुरू हुआ था, है ना। 11 का सेकंड क्लास है वेक्टर का थ्योरी का। वेक्टर देखिए, हमने कल आपको प्रॉपर टाइप्स ऑफ वेक्टर में कल दिखाया था जीरो वेक्टर, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसे क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं। कल हमने ये लिखाया था, पहला ही बस एक ही टाइप्स लिखाए थे। दूसरा टाइप्स यहाँ देखिए, प्रॉपर वेक्टर, है ना, कोई खास वेक्टर। प्रॉपर हम किसी चीज़ को, किसी खास चीज़ को जो संबोधित करते हैं, जो किसी खास चीज़ को हम बोलते हैं तो उसको प्रॉपर कहते हैं ना। प्रॉपर इस काम, मतलब इससे ये चीज़ लाना है, वो चीज़, मतलब प्रॉपर खास मतलब होना चाहिए किसी खास चीज़ को। तो यहाँ देखिए प्रॉपर वेक्टर है। प्रॉपर वेक्टर का मतलब क्या हुआ, एनी नन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। नन जीरो मतलब जीरो नहीं, है ना। एनी नन जीरो वेक्टर इज कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर। कोई भी वेक्टर वो सिर्फ नन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। वेक्टर कोई भी हो, जीरो छोड़ करके वो कहलाएगा प्रॉपर वेक्टर, है ना। किसी खास चीज को वो बोधित करता है। तो एनी नन जीरो वेक्टर इज कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर। कोई भी वेक्टर जो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ दीजिए आप, तो सब का सब प्रॉपर वेक्टर में आ जाता है। ये आपका सेकंड टाइप्स हुआ। थर्ड में भी आई है, इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। इसका नाम है यूनिट वेक्टर या आइडेंटिटी वेक्टर। यूनिट इसके नाम में ही है, यूनिट। यूनिट मतलब एक, ठीक है, एक। तो यूनिट वेक्टर या आइडेंटिटी वेक्टर, ठीक है। तो कहता है ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट, मतलब एक होना चाहिए। उसका परिणाम जो होगा वैसा वेक्टर जिसका परिणाम एक हो, है ना, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। वो क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। जिसका परिणाम, है ना, जिसका परिणाम आपको एक मिलता हो वो आपका यूनिट वेक्टर कहलाएगा। यूनिट वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय, इसको दर्शाया जाता है ए के ऊपर कैप, बी के ऊपर कैप, सी के ऊपर कैप। अगर कहीं पर ए कैप, बी कैप, सी कैप दिख गया तो आप समझिए कि ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर जो है वो कैप डाला हुआ रहेगा। वेक्टर ए के ऊपर कैप, बी के ऊपर कैप, सी के ऊपर कैप, तो आप समझिए कि वो यूनिट वेक्टर है। देखिए यूनिट वेक्टर along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। जो यूनिट वेक्टर होता है x y z एक्सिस के along, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के along अगर कोई यूनिट वेक्टर आपको लिखा जाता है तो उसको रिप्रेजेंटेड किया जाता है i कैप, j कैप, k कैप से। यहाँ पर ए के ऊपर कैप था, बी के ऊपर कैप था, सी के ऊपर कैप था, लेकिन यहाँ एक्सिस लग गया है। तो एक्सिस जब लग जाता है तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर को आई कैप, वाई को जे कैप और जेड को के कैप कहते हैं। इसको वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के भी कहा जा सकता है, लेकिन जनरली तौर पर यूनिट के लिए इस चीज़ को यूज़ किया जाता है कैप डाल करके। ऐसे ये भी अगर हम डाल देंगे तो मेरा मैथ गलत नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से कि आपने यूनिट वेक्टर कहा है कि जिसका मैग्नीट्यूड जो हो वो यूनिट होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड का मतलब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो उसका मॉड लगा दीजिए, है ना, तो ये परिणाम निकल जाता है। तो मॉड आई, मॉड जे, मॉड के अगर आप लगा देते हैं, यानी आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड, ये अगर यूनिट है तो इसका मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 1 आना चाहिए। इसको आपको यहाँ से VVI से ये पूरा कंप्लीटली याद होना चाहिए। अब नोट देखिए, नोट यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। अगर कोई यूनिट वेक्टर हमको निकालना है किसी वेक्टर के अलोंग, तो आपको कुछ नहीं करना है, वेक्टर ए में उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देना है, उसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए, ये यूनिट वेक्टर होगा। अब जैसे ये सवाल था कि ये मैग्नीट्यूड जो वेक्टर ए का निकलता है वो कैसे निकलता है, तो देखिए यहाँ पर हमने आपको लिख दिया है कि इफ, यदि वेक्टर ए बराबर एक्स आई वाई जे प्लस जेड के होगा, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। यह आपका हो गया यूनिट वेक्टर का
डिफिनेशन यूनिट वेक्टर कहते किसे हैं, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1 हो। किसी के एलोंग अगर निकालने के लिए कहता है यूनिट वेक्टर, तो आप उसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो √x² प्लस y² प्लस z² करके निकलता है। कोई दिक्कत तो मेरे उम्मीद से नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है इसको बढ़िया से पहले 2 बार देख लीजिएगा, उसके बाद उतारना शुरू करिएगा। आप सोचिएगा कि समझते समझते उतारे तो वो नहीं हो पाएगा, पहले 2 बार देखिएगा उसके बाद उतारिएगा, ठीक है। चौथा टाइप्स को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल तो कहता है 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। मतलब आप सारी पढ़े होंगे, है ना, फिजिक्स में 10th क्लास में अभिसारी किरण पुंज अपसारी किरण पुंज पढ़े होंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर है को इनिशियल वेक्टर, मतलब वैसा वेक्टर जो एक ही बिंदु, वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट एक हो, मतलब जो सब का सब एक ही जगह से निकलता हो, ठीक है, एक ही जगह से। देखिए आपसे एग्जाम में ये सब डिफिनेशन नहीं पूछेगा कि आप कोई इनिशियल बताइए, क्या है कोई इनिशियल का डिफिनेशन दीजिए, ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपको आना चाहिए, है ना। ये आपको जब तक आएगा नहीं तो आप समझेंगे कैसे, मैथ बनाएंगे कैसे। जैसे कि अब आप सोचिएगा कि मतलब याद करना है इसको, एकदम बहुत बढ़िया से रटना है। कोई इनिशियल वेक्टर कहते किसे हैं, तो 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड कोई इनिशियल वेक्टर। खूब याद कर रहे, याद नहीं करना, इसको समझना सिर्फ। ये आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं कि बताइए कोई इनिशियल वेक्टर किसे कहते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो आप कहिएगा जिस वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो तो उसे कोई इनिशियल कहते हैं। तो ये याद करने का जरूरत नहीं, ये सिर्फ समझिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछेगा नहीं। तो कोई इनिशियल वेक्टर वैसा वेक्टर 2 या 2 से अधिक है वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, एक ही जगह से सब निकलता हो, उसे कहते हैं कोई इनिशियल वेक्टर। ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया हेयर वेक्टर OA OB OC OD OE OF और OG आर कोई इनिशियल वेक्टर, सबका सब एक जगह से निकल रहा है, सबका इनिशियल पॉइंट सेम है, ठीक है, O है, O से ही सब निकल रहा है। 5वां टाइप्स को टर्मिनल, जैसे इनिशियल वैसे ही टर्मिनल होता है, को टर्मिनल वेक्टर। तो इनिशियल में इनिशियल पॉइंट एक होना चाहिए, सेम होना चाहिए सबका। तो को टर्मिनल में टर्मिनल पॉइंट क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट, है ना। इसमें टर्मिनल पॉइंट सबका, है ना, अंत बिंदु एक जगह होना चाहिए। देखिए सब आकर के यहाँ पर रुक जा रहा है, सब आकर के यहाँ पर रुक जा रहा है, अंतिम बिंदु ये होना चाहिए, एक होना चाहिए सबका। तो हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट आर कॉल्ड क्या चीज, को टर्मिनल वेक्टर। यहाँ पर हमने लिख दिया है हेयर वेक्टर AO BO CO DO EO CO DO सब जो है वो क्या है, को टर्मिनल वेक्टर है, ठीक है। जैसे कोई इनिशियल में सबका इनिशियल पॉइंट एक होना चाहिए, को टर्मिनल में सबका टर्मिनल पॉइंट एक होना चाहिए। सब याद करने का नहीं है, सिर्फ समझने का है ना। ये आपसे किसी एग्जाम में पूछेगा नहीं कि को टर्मिनल किसे कहते हैं, को इनिशियल किसे कहते हैं, सब कुछ पूछेगा नहीं, बस आपको समझ लेना है ना। तो ये आपका को इनिशियल हो गया, ये आपका को टर्मिनल हो गया। आगे हम लोग छठा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद छठा प्रॉपर्टी, ये छठा टाइप्स आपका पढ़ेंगे, 6 टाइप्स। ये आपका चौथा था और 5वां था, ठीक है। छठा है लाइक वेक्टर, और फेसबुक वाला लाइक है ना, लाइक के वेक्टर। लाइक वेक्टर किसे कहते हैं, तो देखिए लाइक वेक्टर किसे कहा जाता है, तो 2 और मोर वेक्टर्स, 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स हैविंग रखता है सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन रखता हो। डायरेक्शन दोनों 2 हो या 2 से अधिक हो, सबका डायरेक्शन अगर एक है, एक ही दिशा है, तो कहलाता आर कॉल्ड लाइक वेक्टर। जैसे देखिए ये वेक्टर, इसको आप ऐसे समझिए कि ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है और ये वेक्टर C है। देखो तीनों का दिशा एक साइड है, एक ही साइड है ना, एक ही तरफ है, एक ही होगा, तीनों वेक्टर एक ही दिशा में है। तो एक दिशा में है तो ये लाइक वेक्टर कहलाता है। इसमें भी देखिए AB वेक्टर, इसको यहाँ से यहाँ तक AB वेक्टर समझिए, फिर यहाँ से यहाँ BC वेक्टर समझिए, फिर यहाँ से यहाँ CD वेक्टर समझिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ B समझ लिया
यहाँ से अलग कर करके इसको सी डी समझ लो, यहाँ सी डी समझ लो। अगर और आपको समझ में आता है तो इसको ई एफ कर दो, अलग कर लो। ये देखो ए से बी वेक्टर, सी से डी वेक्टर और ई से एफ वेक्टर सब एक ही दिशा में है। अगर एक दिशा में है तो उसको लाइक वेक्टर कहते हैं। एक ही दिशा अगर होता है तो वो लाइक वेक्टर कहलाता है। तो उसका अपोजिट अनलाइक वेक्टर। तो अगर दिशा एक है, देखिए दिशा दो या दो से अधिक वेक्टर जिसका दिशा सेम हो, एक ही दिशा हो, तो उसे लाइक वेक्टर कहते हैं। तो अनलाइक वेक्टर उसका उल्टा हो जाएगा। दो वेक्टर इसमें सिर्फ होगा, दो से अधिक नहीं लेंगे। टू वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये लगता होगा कि सर दो ही क्यों, तीन क्यों नहीं लिए? तो देखो यहाँ पर देखो वेक्टर ए इस दिशा में जा रहा है, अब वेक्टर बी इस दिशा में जा रहा है। अगर आप तीसरा वेक्टर लेना चाहोगे तो आप इस दिशा में लोगे तो इसके जैसा हो जाएगा, अगर इस दिशा में लोगे तो इसके दिशा में हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप इस दिशा में लेते हो तो ये दोनों लाइक हो जाएगा, और अगर इस दिशा में लोगे तो ये दोनों लाइक वेक्टर हो जाएगा। तो अनलाइक के लिए सिर्फ दो अपोजिट डायरेक्शन चाहिए, एक अगर पूरब तो दूसरा पश्चिम होना चाहिए। समझ में आ रहा ना बात? ये नहीं कि एक पूरब है तो दूसरा उत्तर, नहीं, एक पूरब तो दूसरा पश्चिम होना चाहिए। अपोजिट दिशा दोनों का अपोजिट होना चाहिए। अगर दिशा दोनों का अपोजिट है, हैविंग अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर में उसका दिशा समान होगा, एक ही दिशा होगा, और अनलाइक वेक्टर में दिशा दोनों का अलग होगा। लाइक वेक्टर में दो या दो से अधिक वेक्टर हो सकता है, लेकिन अनलाइक वेक्टर में सिर्फ और सिर्फ दो ही वेक्टर होगा, एक पूरब जाएगा तो दूसरा पश्चिम जाएगा। ठीक है। 8वां नंबर इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, हाँ तो इक्वल से ही पता चल रहा है कि बराबर होना चाहिए, है ना। तो कहता है टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, परिणाम सेम हो, एंड डायरेक्शन, और क्या हो, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। देखिए जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों का दिशा एक है, और परिणाम भी हम मान लेते हैं दोनों बराबर है, लेंथ हम समझ लेते हैं दोनों का बराबर है। तो आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर कब होगा? जब दोनों का डायरेक्शन सेम और परिणाम भी दोनों का सेम हो, तो दोनों बराबर होगा। दैट इज, उसका अर्थ क्या है समझिए कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बराबर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी आर सेम, देन अगर दोनों चीज बराबर हो तब हम कह सकते हैं वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी होगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में बराबर होगा। आप समझ गए कि अगर दोनों का डायरेक्शन और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, परिणाम और दिशा दोनों अगर बराबर हो, तो हम कह सकते हैं वैसे वेक्टर को इक्वल वेक्टर कह सकते हैं। तो वही चीज यहाँ लिखे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी आर सेम। अगर दोनों चीज सेम है देन तब कहलाएगा वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी कहलाएगा। ठीक है। देखिए वेक्टर में आपको तीन चीज पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, तो मैग्नीट्यूड आप समझ ही गए होंगे, डायरेक्शन समझ ही गए होंगे। यहाँ पर आपको वेक्टर में तीन चीज पता होना बहुत जरूरी है। वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए। कहता है ए वेक्टर्स हैविंग थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तीन रखता है, तीन। पहला है मैग्नीट्यूड, दूसरा है डायरेक्शन, तीसरा है लाइन ऑफ सपोर्ट। आपको मैग्नीट्यूड पता हो गया कि कितने लेंथ का है, ये मैग्नीट्यूड हो गया। कितना परिणाम है इसका, ये मैग्नीट्यूड हो गया। दूसरा आपको पता है डायरेक्शन, ये भी आपको समझ में आ गया। लाइन ऑफ सपोर्ट, ये किस लाइन का सपोर्ट ले रहा था। जैसे देखिए यहाँ पर एक लाइन ली है एल, इसी से वेक्टर ए बी ले लिया है, तो ये क्या कहलाया है, लाइन एल इज द लाइन ऑफ सपोर्ट ऑफ वेक्टर ए बी। ये वेक्टर ए बी का लाइन जो है वो वेक्टर ए बी का सपोर्ट है। बात समझ में आया? ये वेक्टर ए बी का लाइन एल जो है वो सपोर्ट कहलाएगा, है ना। किस लाइन से लिया गया है वो उसका सपोर्ट कहलाएगा। तो ये तीन चीज आपको पता होना चाहिए, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लाइन्स ऑफ सपोर्ट। तो आप समझ गए इसको देख करके कि एक लाइन है, इसी का एक पार्ट है ए बी, तो यही कहलाया वेक्टर ए बी का
सपोर्ट कहलाया लाइन एल। ठीक है, ये आपका आज का क्लास था। ठीक है, अब हम लोग कल चलेंगे आपका आगे जो टाइप्स है वेक्टर का वो बताएंगे। लेकिन याद रहे कि वेक्टर का थ्योरी आपको याद होना चाहिए, पूछता नहीं है लेकिन बिना थ्योरी का मैथ बना भी नहीं पाएंगे, तो आप थ्योरी को पूरा कंप्लीट करिएगा। ठीक है, आज का क्लास डेट्स एनफ।